सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। फिर हमारे फीमेल के बॉडी में जो ओव्यूलेशन होता है, एग हो रहा है, वो प्रॉपर एग बन रहे है कि नहीं, उसका साइज प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रहती है, तो उस कंडीशन को या फिर उस कपल को हम इनफर्टिलिटी यानी वंध्यत्व ऐसे बोलते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरे शो। दोस्त, आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इनफर्टिलिटी के बेसिस पे है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज के समय में काफी ज्यादा पेरेंट्स, काफी ज्यादा लोग इससे जूझ रहे हैं। तो इन सब चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ में है डॉक्टर राजश्री प्रफुल्ल राउत। शी हैज वन द इंटरनेशनल बेस्ट रिसर्चर अवार्ड। उसके साथ में उन्हें रिसेंटली एक्सीलेंट डॉक्टर का भी अवार्ड मिला है। तो मैं वेट ना करते हुए डायरेक्टली मैम का स्वागत करना चाहता हूँ। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सो मच मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला। ये जो एक टॉपिक है इनफर्टिलिटी का, ये बहुत ज्यादा ऐसा आज के समय में बूमिंग टॉपिक हम लोग कह सकते हैं, और काफी ज्यादा हॉस्पिटल्स, काफी ज्यादा चीजें इसके ऊपर बिल्ड होते जा रही है। तो मैम, ये जानना चाहूंगा कि व्हाट इज इनफर्टिलिटी बेसिकली। यस, इनफर्टिलिटी मीन्स व्हेनेवर कपल्स 1 साल के ऊपर ट्राई करता है, कोई ठीक है। भी कॉन्ट्रासेप्शन यूज न करते हुए जब ट्राई करता है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रहती है, तो उस कंडीशन को या फिर उस कपल को हम इनफर्टिलिटी यानी वंध्यत्व ऐसे बोलते हैं उसको। अच्छा अच्छा। यस बेसिकली ये एक ऐसा हो गया कि वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, बेबी का प्लान कर रहे हैं, बट यस देयर इज नो यस हैपनिंग, इट्स नॉट हैपनिंग। राइट ओके राइट। मैम, ये इसका जो ट्रीटमेंट है ये कब लेना चाहिए फिर बेसिकली। एक्चुअली जैसे अपन ने बोले कि 1 ईयर तक अगर हाँ। कुछ भी कॉन्ट्रासेप्शन जो अपन यूज करते हैं फिर प्रेगनेंसी नहीं रही है, हम्म। तो डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए इनफर्टिलिटी के लिए। ओके। और अगर लेकिन आपका एज 30 टू 35 के बीच में है, तो आपको 6 मंथ ट्राई करना है। अगर 6 मंथ नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, तो फिर आपको गायनिक या फिर आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ओके। और लेकिन आपका अगर एज 35 के ऊपर जा रहा है, हम्म। तो आपने तुरंत जो भी जांचेस है इनफर्टिलिटी के लिए, उसके लिए आपको कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि जो भी कॉजेस है अगर वो टाइम पे पता चला तो आपको अर्ली डिटेक्शन होके आपको इनफर्टिलिटी क्योर कर सकते हैं। ओके ओके, तो इसमें एज का जो फैक्टर है वो यस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस तो यस ये यस एज का फैक्टर आप जब बता रहे हैं, तो ये मेल के लिए भी है या फीमेल के लिए बता रहे यस यस, मेल और फीमेल बोथ के लिए, क्योंकि एज एक पर्टिकुलर एज होने के बाद हमारे बॉडी में बहुत चेंजेस होते हैं, हैं? जिसकी वजह से फर्टिलिटी हमारी कम हो जाती है और बेबी प्लान करने के लिए फिर प्रॉब्लम्स जाते हैं। तो मेल हो या फीमेल हो, अगर उसकी एज 30 साल तक है तो 6 यस मंथ दे कैन ट्राई, एंड यस उस यस दौरान अगर कुछ नहीं होता यस तो दे कैन गो फॉर द डॉक्टर। या और अगर 35 अबव है तो डायरेक्टली आफ्टर 1 यस मंथ और 2 मंथ्स के अटेम्प्ट के यस बाद में दे कैन गो। राइट अच्छा, इनफर्टिलिटी एक जो टॉपिक है, क्योंकि हमारी भागती दौड़ती जिंदगी है, डिजिटल वर्ल्ड है, राइट। पेशेंस की कमी है, खाने में भी प्रोटीन नहीं है, ये सारी चीजें हैं। तो बेसिक क्या कारण आपको दिखते हैं जिस वजह से ये नहीं हो पा रहा कारण का अगर सोचे तो मेल और फीमेल दोनों को हमको सोचना चाहिए। है? बहुत बार ऐसा होता है हमारे सोसाइटी में, हम फीमेल को एक चूज करते हैं कि यही कारण हो सकते हैं, है ना। हाँ। तो लेकिन मेल और फीमेल ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ओके। है ना। तो अगर मेल का फैक्टर देखे तो जो मेल के जो स्पर्म काउंट्स है, हम्म। अगर वो स्पर्म काउंट कम रहे, हम्म। या फिर जो स्पर्म की मोटिलिटी कम रही, हम्म। या फिर कभी कभी कुछ कुछ मेल्स में स्पर्म से डेवलप नहीं होते, ओके। तो फिर तभी भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। हम्म। इसकी वजह से अभी आपने जैसे बात की कि लाइफस्टाइल ना, जो लाइफस्टाइल भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। अगर आपका मेंटल कंडीशन अच्छा नहीं हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, तो उसके वजह से हमारे बॉडी में बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जी। तो उसकी वजह से भी इसका इफेक्ट फर्टिलिटी पर होता है, तो इसकी ओके वजह से भी मेल में भी ये चांसेस होते हैं। ओके। और अगर फीमेल का बात किए तो फीमेल में हम जो यूटेरस है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हम्म। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रहा, हम्म। उसमें एनाटॉमिकल कुछ डिफेक्ट रहा, ओके। तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। उसके अच्छा। अलावा जो फैलोपियन ट्यूब्स रहते हैं, हम्म। ओके, अगर वो ट्यूब्स में कुछ ब्लॉकेजेस है ठीक ना, है। उसको ट्यूबल ब्लॉक बोलते हैं। अगर हम्म। राइट लेफ्ट दोनों हम्म। में से अगर बोथ ट्यूब ब्लॉक है तो भी इनफर्टिलिटी रहती है। ओके। उसके बाद एक ओव्यूलेशन होता है हमारे बॉडी में, है ना, जी। फीमेल में। तो हर मिड साइकिल में 13-14 डे में एक ओव्यूलेशन होता है। जी। अगर वो ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है ना, ओके। एग कभी कभी बनते नहीं बॉडी में, अगर वो एग्स बन नहीं रहे तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। अच्छा। हाँ, उसके अलावा हमारे जो यूटेरस के नीचे का जो सर्विक्स पार्ट है, हम्म। उसमें अगर कुछ एंटीबॉडीज फॉर्म हो रहे हैं जो कि स्पर्म को एंट्री होने से ही रोक रहे हैं, रोक रहे है ना, तो भी फिर इनफर्टिलिटी हो हो सकती सकती है। है। ओके। इसके अलावा एक अभी जो लाइफस्टाइल के हिसाब से देखिए, विमेन भी उसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हो गया, जी। हार्मोन्स बहुत चेंज होते हैं, और अपन जो देखते हैं शादी का जो एज है वो ऑलमोस्ट अभी 30 के बाद ही शादी हो रही है, तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी इशू बहुत ज्यादा दिखने रहा है। ओके। ओके, तो ये 30 के बाद होने की वजह से बॉडी में जो हार्मोन्स है उसमें बहुत ज्यादा फिर डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट हो दिख रहा है। रहा है।
तो उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होना है, फिर उसकी वजह से फिर बाकी साइकिल पे पूरा उसका इफेक्ट होता है ओके ना, तो उसकी वजह से भी फिर इनफर्टिलिटी जैसा इशू अभी होता है। डेवलप हो रहे मैम तो Yes. ये डायरेक्ट इंडिकेट करता है कि जो पुराने समय में जो जल्दी शादियां की हैं जाती यस थी, यस यस तो क्या वो सही चीज होती है या फिर एक एक टाइम होता है कि यार इस टाइम पे करना चाहिए? हाँ राइट, कैसा है ना, पुराने जमाने एकदम बहुत अर्ली भी होना नहीं हाँ चाहिए है हाँ ना, और एकदम डिलेड भी होना नहीं चाहिए, ठीक एक है। मैच्योरिटी, एक मेंटल मैच्योरिटी भी होना चाहिए, हम्म हार्मोन्स एक प्रॉपर ग्रोथ भी होना चाहिए। हम्म तो 20 और 30s के बीच में अगर शादी हुई, दैट विल बी आइडियल एज फॉर प्रेगनेंसी। अच्छा तो मिड 30s एंड बिफोर 30, हम्म सॉरी मिड 20s एंड बिफोर बिफोर 30, 30 हाँ दैट ओके विल बी गुड आइडियल पीरियड फॉर प्रेगनेंसी। ओके। ये यस, ओनली फॉर मेल की बात कर रहे हैं या फिर मेल लेट कर सकता है, फीमेल ने पहले करना चाहिए? ओके, मेल में अगर देखा जाए तो 35 टू 40, हाँ ओके दैट, लेकिन 40 के अबव अगर जा रहा है तो उसमें बहुत फिर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ओके है ना, बाकी टेस्टोस्टेरोन लेवल है, बाकी हार्मोन्स में कुछ इफेक्ट हो सकता है उसकी वजह से। तो मेल ने थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन फीमेल का जो सही यस टाइम होता है। यस यस, ओके ओके। तो फीमेल के हिसाब से उन्हें 20 20 टू 30 25 के बीच, 35 के बीच में उन्हें शादी करनी चाहिए। यस, लेकिन आज जो एक इंडिपेंडेंट वुमेन का जो कंसेप्ट है राइट, जिसके तहत फिर वो डिले भी करती है चीजों को, यस, एंड कई बार ऐसा होता है कि वो प्रेगनेंसी को भी इग्नोर करती है कि 2 साल 3 साल एंजॉय करने के बाद में करेंगे, फिर यस, उसके बाद में वो कोशिश करते हैं तो फिर वो होता नहीं है। हाँ राइट। जी, जी। तो ऐसी कंडीशन में आपकी क्या सजेशन रहती है बेसिक? इसके लिए क्या करना चाहिए, अगर आपका करियर की वजह से या कुछ कारणों की वजह से अगर डिलेड हो रही है शादी, हुँ, है ना, अराउंड 29-30 अभी नॉर्मल एज में शादी हो रही है, तो आप लोगों ने पेशेंट ने एएमएच लेवल जो है, हमारे हुँ, बॉडी में एक एएमएच लेवल रहता है जिससे हमको पता चलता है कि अगर हमारा एमएच लेवल बहुत कम है हुँ, तो हमको डिलेड नहीं करना चाहिए। अच्छा। अगर हमारा एएमएच लेवल अबव 1-2 जो भी है, अगर अच्छा इसमें है तो हम लोग थोड़ा डिले कर सकते हैं या फिर प्रेगनेंसी प्लान करने का सोच सकते हैं आगे, हुँ, लेकिन बहुत कम है तो हमको डिले नहीं करना चाहिए, तुरंत प्रेगनेंसी प्लान करके जो डिसीजन है वो लेना चाहिए। ओके, सो एएमएच लेवल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर प्रेगनेंसी। ओके। मैम कई हम्म, बार पुराने समय में लोग हमेशा लेडीज़ों को दोष देते थे और जो वर्ड्स होते हैं बांझ हो गया या तू ऐसी है या तू वैसी है, मुझे जो यस पुरानी यस, दादियाँ होती थी वो हमें बच्चा हम्म, नहीं दे रही है, तो इस तरीके से जो कहा जाता था। इस मिथ को आप किस तरीके से क्लियर करना चाहती हैं कि क्या इसमें सिर्फ़ फीमेल का ही रोल होता है? नो नो एब्सोल्युटली नॉट, फीमेल एक ओनली है कि ऐसे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हुँ, बोथ मेल और फीमेल फैक्टर। हुँ, बहुत बार ऐसा होता है कि फीमेल के रिपोर्ट सभी नॉर्मल्स होते हैं, हुँ, लेकिन मेल में स्पर्म काउंट कम होना या फिर मोटिलिटी कम होना, हुँ, उसका ओलिगोस्पर्मिया या फिर एजोस्पर्मिया, मतलब स्पर्म ही नहीं बनना, तो हुँ, मेल भी इक्वली इंपॉर्टेंट ओके। है ना। बहुत बार मेल फैक्टर ऐसा रहता है कि उसके वजह से भी प्रेगनेंसी रहती नहीं, हुँ, तो बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। तो ये हमको लोगों तक जाना चाहिए ये बात कि मेल और फीमेल दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर ओके, इनफर्टिलिटी। ओके, ओके। तो यस एक बच्चा पैदा करने की प्रोसेस में मेल के पास ऐसी क्या चीज़ होती है और फीमेल के पास ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वज़ह से बच्चा होता है? यस, जनरली क्या होता है हमारे बॉडी में, फीमेल के बॉडी में एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग फॉर्मेशन होता है जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते जी, हैं ना। जी। ऑलमोस्ट मिड साइकिल में वो ओव्यूलेशन होता है, एग बाहर निकलता है और ऑलमोस्ट 14-15 डे के साइकिल पे वो रप्चर होता है, हुँ, ओके। और जब स्पर्म्स, मेल में जो स्पर्म काउंट होता है, सीमेन, हुँ, सीमेन में स्पर्म होते हैं, ओके। तो ये जो स्पर्म की उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका काउंट अच्छा होना चाहिए, उसका ठीक है, मोटिलिटी अच्छा होना चाहिए। ठीक है। तो व्हेन स्पर्म और एग जब वो एक साथ आते हैं, है ना, हुँ, दैट इज फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। हुँ, अगर वो फर्टिलाइजेशन प्रॉपरली हुआ हुँ, और उसके बाद उसका एक एम्ब्रियो होके फिर वो इम्प्लांट होता है, हुँ, तो ये सब चीजें अगर बराबर से हुई तो फिर प्रेगनेंसी आगे जाके कंटिन्यू होती कंटिन्यू होती है, है। ओके। यस आज के समय में हम देखते हैं कि पहले एक होता था कि फीमेल का जो एक बॉडी स्ट्रक्चर होता था वो इस तरीके से होता था कि बहुत अच्छे से वो बच्चा होल्ड कर पाए या उनका जो बॉडी का हम्म, कर्व या हम लोग शेप कह सकते हैं वो उस तरीके से हुआ करता था। अभी काफी ज्यादा स्लिम का जमाना चलता है, तो इस केस में ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है क्या ये प्रोडक्शन के हिसाब से सही होता है क्या? एक्चुअली कैसा है, अगर हमारा बॉडी का जो बीएमआई होता है, हम्म बॉडी मास हम्म इंडेक्स है ना, तो वो नॉर्मल होना चाहिए, हमको हम्म ओवरवेट भी नहीं होना चाहिए हम्म, और अंडरवेट भी नहीं चाहिए। अगर ओके। ओबेज रहे तो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं ना, हम्म उसके वजह से पीसीओएस पीसीओडी जो अभी हम्म मोस्ट ऑफ हम काफी देखते ज्यादा हैं ना, चल रहा तो वो प्रॉब्लम्स हो है। सकते हैं और उसकी वजह से फिर बाद में प्रेगनेंसी के लिए प्रॉब्लम्स होते हैं। हम्म और अंडरवेट भी रहा तो भी प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके। अंडरवेट रहा तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता बॉडी को, हम्म उसकी वजह से भी प्रॉपर प्रेगनेंसी रहने के लिए फिर प्रॉब्लम्स जा सकते हैं, हार्मोन्स में फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। हम्म तो हमारा जो बॉडी वेट है वो मेंटेन रहना चाहिए, हमारा जो बीएमआई ओके है ना, हाइट के हिसाब से जो वेट रहता है वो मेंटेन रहना चाहिए। ओके ओके। यस, मैम इसकी जो बेसिक ट्रीटमेंट है
वो क्या होती है बेसिक? जैसे हमने देखा मेल और फीमेल दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, तो मेल और फीमेल दोनों के इन्वेस्टिगेशंस करना बहुत जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले हम मेल के बारे में बात करते हैं। तो मेल में सीमेन एनालिसिस करके टेस्ट होता है, ठीक है। जो ऑलमोस्ट 3 दिन का जो इंटरकोर्स का एब्सटिनेंस होने के बाद, 3 दिन का एब्सटिनेंस होने के बाद वो टेस्ट किए जाते हैं। अच्छा। उसमें हमको पता चलता है कि सीमेन में स्पर्म का काउंट कितना है, ठीक है। उसकी मोटिलिटी कितनी है, ये सब जो सारी चीजें वो सीमेन काउंट में पता चल जाती है। और एक जद रहता है डीएफआई, डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, वो भी एक थोड़ा अगर सीमेन एनालिसिस के ऊपर की एक टेस्ट है, ठीक है। तो उसमें भी हमको बाकी सारी डिटेल्स सीमेन की पता चल जाती है। और अगर कभी कभी क्या होता है कि हम सीमेन एनालिसिस में 0 स्पर्म दिखते हैं, लेकिन बॉडी में कभी कभी कुछ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से स्पर्म बनते हैं लेकिन वो बाहर आते नहीं, तो इसकी वजह से सीमेन एनालिसिस में 0 दिखते हैं। तो तब हमको टेस्टिकुलर बायोप्सी करके एक टेस्ट रहती, जो टेस्टिस से बायोप्सी लेके हम देखते हैं कि स्पर्म बना रहा है बॉडी की नहीं बना रहा है टेस्टिस, है ना। तो उसमें समझ में आ जाता है कि अगर टेस्टिस बना रहा है स्पर्म, इट मीन स्पर्म्स है, लेकिन वो कुछ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाहर नहीं है ना। तो एक टेस्ट रहती है टेस्टिकुलर बायोप्सी, और एक रहती है स्क्रोटल सोनोग्राफी, जो स्क्रोटम रीजन रहता है मेल में, तो उसका एक डॉपलर स्टडी करते, सोनोग्राफी करते, कुछ प्रॉब्लम्स है कि वो उसमें देखा जाता है। अच्छा। ओके, ये होगी मेल की बात जी। और फीमेल का अगर हम सोचे तो फीमेल में जब ट्यूब्स हमारे जब ब्लॉक्स रहते हैं, वो ट्यूब्स देखने के लिए एचएसजी रहती है, दैट इज हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी। एक एक्सरे जैसी मेथड रहती है, उसमें हम देखते हैं कि ट्यूब्स में कुछ ब्लॉक है कि नहीं। ओके, देन एक यूएसजी सोनोग्राफी, यूटरस में कुछ कभी कभी बाइसेप्टेड यूटरस रहता है ना, यूनिकॉर्नर यूटरस में कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, एनाटॉमिकल डिफेक्ट, तो वो हमको सोनोग्राफी में दिख जाती है। ओके। और थर्ड इज ओव्यूलेशन स्टडी, फिर हमारे फीमेल के बॉडी में जो ओव्यूलेशन होता है, एग हो रहा है, वो प्रॉपर एग बन रहे है कि नहीं, उसका साइज प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, या फिर वो रप्चर हो रहे कि नहीं, ये सारी चीजें हमको ओव्यूलेशन स्टडी या फिर फॉलिकुलर स्टडी बोलते हैं, उसमें देखा जाता है। ओके, उसके वजह से और जो सर्वाइकल फैक्टर हमने लास्ट टाइम देखा था, तो सर्वाइक कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं कभी कभी स्पर्म जाने को, ये होते हैं, तो एंटीबॉडीज फॉर्म कर रही है क्या जो सर्वाइकल रीजन में, तो वो जो टेस्ट है उसको भी एक सर्वाइकल एंटीबॉडी की टेस्ट रहती है, वो उसके लिए की जाती है। तो ये सारे डिटेल्स है, और अगर इसके ऊपर भी हमको कुछ नहीं दिख रहा है तो फिर हम लैप्रोस्कोपी करते हैं। लैप्रोस्कोपी में हम डिटेल्स जो कैमरा से जो सोनोग्राफी की जाती है, उसमें हमको डिटेल पूरा देखते हैं कि कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी के कुछ माइन्यूट लेवल पे कुछ है, तो वो लैप्रोस्कोपी से हमको क्लियर हो जाता है। ओके ओके मैम, इसमें कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं इसके पीछे मत जाओ, ये ट्रेडिशनल मेथड से कुछ कीजिए, पूजा पाठ करके करिए, या फिर ये सब चीजों से कीजिए, आबा बाबा ये सब चीजों के पीछे लोग जाते हैं, और जिस वजह से अपना भी नुकसान कर बैठते हैं, और वो टेक्निकली चीजों पे विश्वास नहीं करते। क्योंकि एक ईगो भी होता है कि नहीं, अगर मेल की बात करें तो उनके अंदर ईगो, नहीं मैं तो ठीक हूँ, मेरे में कोई खोट नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसे केसेस के ऐसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं कभी? यस, बहुत बार। अभी मोस्ट ऑफ रिसेंट की बात है, थोड़ा रूरल एरिया की पेशेंट थी, तो उन्होंने कुछ दिन ट्रीटमेंट्स लिए और फिर बीच में गैप ले लिया। फिर उनके कुछ उन्होंने कॉन्टेक्ट्स में बताया कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ। ऑलमोस्ट पेशेंट का एज 38-39 था, और उसमें एज में ट्राई करना ऑलरेडी लेट हो गया था, और उसमें पेशेंट ने ऐसा किया, उसकी वजह से फिर वो वापस आई। लेकिन इसमें वो पेशेंट का टाइम भी जाता है, मनी भी जाता है, और फालतू की वो जो चीजें है, तो उससे जो साइंटिफिक अगर बेस होगा तो ठीक है, अदरवाइज इस चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। करेक्ट है। जो भी है एक साइंटिफिक वे से जाओ, जो भी है प्रॉब्लम्स उस पे कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलता है ना। तो आपका मनी टाइम वेस्ट, इससे अच्छा कुछ अच्छे से आप डॉक्टर्स को कंसल्ट करो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करो, और एक ट्रीटमेंट लो। बराबर है। मैम, इसकी जो बेसिक उपचार पद्धति होती है, जो किस तरीके से वो ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, और कहाँ से पहला स्टेप्स उसने लेना चाहिए? यस, जैसे मैंने देखे कि जो एज के हिसाब से है ना, अगर आप 1 साल से ज्यादा ट्राई कर रहे हो फिर भी प्रेगनेंसी नहीं, तो आपको तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। कि अगर अभी जो एज लिमिट के हिसाब से देखते तो ऑलमोस्ट 30-35 हो ही जाता है, तो आपको डिले ना लेता तो देखना चाहिए डॉक्टर्स के पास। तो सबसे पहले तो हम लोग मेडिसिनल ट्रीटमेंट देखते हैं ना, उसको शमन चिकित्सा भी बोलते हैं। तो उसमें जो भी अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो ओव्यूलेशन होने के लिए कुछ मेडिसिन रहते हैं, वो दिए जाते हैं ना, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स दिए जाते हैं, जो कुछ ड्रग्स है जो कि फर्टिलिटी को इंड्यूस करते हैं ना,
तो ऐसे मेडिसिनल ट्रीटमेंट उसके लिए दी जाती दिए है। जाते हैं। ओके, ओके। सेकंड पार्ट आता है शोधन चिकित्सा जो बोलते हैं। तो शोधन चिकित्सा में जो आयुर्वेद का पार्ट आता है, तो उसमें पंचकर्म जैसे प्रोसीजर किए जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का डिटॉक्सिफाई हो जाता है और बॉडी के जो फंक्शंस है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। उसकी वजह से एक जो प्रोसीजर है उत्तर बस्ती बोलते हैं। ओके। ओके, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, तो उसमें यूटरस में कुछ मेडिसिनल ड्रग्स इंसर्ट किए जाते हैं। उसकी वजह से आपका जो एंडोमेट्रियम लेवल है वो प्रॉपर होता है, आपका ओव्यूलेशन प्रॉपर होता है। ओके। तो ये सब चीजें उत्तर बस्ती से उसके बहुत की- अच्छे रिजल्ट्स हैं। बहुत बढ़िया। देन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। हमारा अभी का जो लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी, नींद नहीं होती प्रॉपरली, मोबाइल लैपटॉप्स इसका सब, तो ये थोड़ा लाइफस्टाइल अगर मैनेजमेंट, प्रॉपर वेट अगर हम लोगों ने मेंटेन किया तो बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट कंसीव करने के लिए होता है। और फोर्थ इज, अगर इस चीज सब चीज से नहीं रह रहा है तो उसको एक ART, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स बोलते हैं। उसमें IUI और IVF, ये दोनों चीजें में इसका इंक्लूड होता है। IUI मतलब क्या होता है, स्पर्म्स लेते हैं और फीमेल के यूटरस में इंसर्ट किया जाता है, दैट्स IUI। ओके। एंड IVF हम इन विट्रो लैब में एम्ब्रियो फॉर्म होने तक, उसके बाद फीमेल के यूटरस में इसको इम्प्लांट करते हैं, दैट इज IVF। मैम वैसे तो इंडिया की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, शायद Yes. दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया की। लेकिन अगर स्टैटिस्टिक की बात करें और रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया का स्टैटिस्टिक क्या कहता है कि कितने प्रतिशत मेल या फीमेल इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं? अभी स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट अगर इनफर्टिलिटी ओवरऑल रेट देखें तो वो 17.6% है। ओके। तो ये अभी इंक्रीजिंग डे बाय डे, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस, इसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी इशू डे बाय डे बढ़ रहा है। बढ़ते जा रहे और अगर मेल और फीमेल की बात करें तो 9% मेल और 11% फीमेल का कंट्रीब्यूशन, ऑलमोस्ट 1/3 फीमेल आज इनफर्टिलिटी के टुवर्ड्स जा रही है। तो ये डे बाय डे जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये काफी चिंताजनक चीज है हम लोग अगर देखें तो आने वाले फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। Yes. मैम इसमें कई बार ऐसा होता है कि सारी ट्रीटमेंट हो गई, सारी चीजें हो गई, रिपोर्ट्स में रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन फिर भी चीजें क्लियर नहीं हुई या फिर उसमें नेगेटिव दिखा रहा है। ऐसे Yes. केसेस में आप क्या करते हैं बेसिकली? यस, बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट सारे रिपोर्ट्स लेके आता है, सभी मैडम सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। लेकिन क्या होता है, बहुत बार जो रिपोर्ट्स है उसमें कुछ भी कॉज नहीं होता, लेकिन कुछ माइक्रो लेवल पे कुछ चीजें होती है जो कि हमारे रिपोर्ट्स में दिख नहीं पाती ना। तो जैसे कि ट्यूब्स का जो हम लोगों ने रीजन देखा, हम लोग तो ब्लॉक हमको रिपोर्ट्स में दिख जाता है, लेकिन जो ट्यूब्स के अंदर अगर जो सीलिया रहते हैं, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, अगर उसकी जो मूवमेंट है वो अगर कम हो रही है ना, तो वो चीजें हमको रिपोर्ट में नहीं दिख रहा है, तो वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो रुक जाता है, वो दिख नहीं जाता। तो वो जो ट्यूबल का जो मोटिलिटी है वो रिपोर्ट्स में नहीं दिखती, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। अच्छा। और सेकेंडली क्या होता है, हमारा जो यूटेरस है ना, तो ये ऐसे ट्यूब्स रहते हैं और यहाँ से एग रिलीज होता है। तो ये जो ट्यूब्स है इसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, तो ये प्रोजेक्शंस क्या होता है, जब एग रिलीज होता है तो उसको कैच कर लेता है ना। तो कभी कभी क्या होता है, एनाटॉमिकल कुछ माइन्यूट लेवल पे कुछ थोड़ा डिस्टेंस रहता है जो कि कैच नहीं कर पाता। हाँ। तो वो ट्यूबो ओवेरियन एनाटॉमिकल डिफेक्ट बोलते हैं, जो कि अच्छा। रिपोर्ट्स में वो चीजें दिख नहीं पाती। तो वो एक डिफेक्ट हो सकता है। ओके। उसके और एक जगह ओव्यूलेशन स्टडी बोलते हैं। ओव्यूलेशन स्टडी में हमको समझ में आ रहा है कि अरे एग रिलीज हो रहा है तो भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एग का जो कवरिंग है, जो शेल रहता है वो टफ रहा है, तो उसकी वजह से वो रप्चर ही होता नहीं। वो जो सेल का टफ टेक्सचर है वो रिपोर्ट्स में दिखता नहीं, लेकिन वो जो टेक्सचर के वो जो टफ होने की वजह से भी प्रेगनेंसी रहने को प्रॉब्लम होती है। और एक थर्ड रीजन है जो कि सर्वाइकल रीजन में जो एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं, तो वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कभी कभी नहीं समझ में आते कि कुछ एंटीबॉडीज रहते हैं कि स्पर्म को आने के वो रेजिस्ट करते हैं। तो ये जो कॉज है तो वो हमको रिपोर्ट्स में नहीं दिखते। ठीक है। तो ये सारे चीजें हैं, तो इसको हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी भी बोलते हैं। अच्छा। कि जो कि रिपोर्ट्स में दिखती नहीं है, लेकिन उसकी वजह से लेकिन इनफर्टिलिटी इशू हो सकती है। मैम अभी रिसेंटली सरोगेसी काफी ज्यादा फेमस हुई है और हमने देखा है कि काफी बॉलीवुड स्टार या बड़े बिग जाइंट्स है वो इसकी ओर जाते हैं, उनकी एज चली जाती है, उसके बाद में वो लोग ये सब अटेम्प्ट करते हैं। तो ये क्या होता है बेसिकली? सरोगेसी मतलब क्या होता है कि फीमेल जो रहती है एक दूसरी फीमेल के अंदर, पर्टिकुलर ए और बी फीमेल और मेल पर्सन है, उनका स्पर्म और एक वो एम्ब्रियो किया जाता है, और जैसे IVF में उसी फीमेल के अंदर इम्प्लांट करते हैं, तो सोरोगेसी में दूसरे का यूटेरस यूज किया जाता है। अच्छा। दूसरे फीमेल का है ना। तो फॉर एग्जाम्पल एक लास्ट रिसेंटली मूवी, मराठी मूवी आई थी, तो उसमें वो एक सब दिखाया गया ना, तो फीमेल दूसरी पर्सन रहती है और दूसरे पर्सन का एक और मेल का जो स्पर्म है उसको एम्ब्रियो फॉर्म करके हम लोग
उसमें ये किया जाता है ओके ना, तो ओके। तो यूटेरस दूसरे फीमेल का यूज किया जाता है इन शॉर्ट। ओके ओके, तो यस मतलब ये तो किसी और के घर में यस यस मतलब मेहमान बन के आप जा रहे हो और वहां से यस आप बाहर आ रहे हो, इस राइट तरीके से वो चीज राइट होती है। राइट ओके, तो यस ये ट्रेंड में हम काफी ज्यादा जो रईस लोग होते हैं ये हम लोग देखते हैं कि ये लोग कर रहे हैं, और यस कई बार लेडीजें अपना शरीर खराब नहीं करना चाहती, या फिर अब उन्हें ये इच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है परिवार को आगे बढ़ाने के लिए तो फिर वो किसी और फीमेल का यूटेरस का यूज शरीर या फिर यूट्रस रेंट पे लेती है, ऐसा हम लोग राइट कह राइट सकते हैं। एग्जैक्टली यस, यस लेकिन यस। अभी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल किए है हम्म। कि सोरोगसी पे उसके बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन है कि वो औरत एक ही बार सोरोगसी के लिए अपना यूटेरस दे सकती है। ओके। जैसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो अच्छा। सभी लीगली साइन करके सब उसके बाद ही वो फर्दर प्रोसीजर हो सकती है। क्योंकि मैम ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कहते हैं कि जब आप एक औरत 9 महीने किसी को अपने पेट में रखती है तो इमोशनल अटैचमेंट भी होता है, राइट राइट तो फिर एग्जैक्टली उस केस में वो क्लेम करना या फिर ये मेरा बच्चा है, ये वो हाँ सारी हाँ चीजें हाँ भी जो होती है, यस तो यस इस वजह से इसमें रूल्स भी है क्या यस काफी बहुत ज्यादा? ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड बोथ पार्टी को पूरा हम्म। लीगली डॉक्यूमेंटेशन सब होने के बाद ही वो फर्दर प्रोसीजर कर सकते हैं। ओके ओके। तो यस मैम इसमें और कौन कौन सी टेक्निक्स है, किस तरीके से, और एक एक शायद हमने सुना था आईयूएफ, यस आईयूआई यस आईयूआई, ये यस क्या होता है मैम हाँ बेसिकली? यस आईयूआई में क्या करते हैं, सेम हस्बैंड का स्पर्म हम्म। कभी कभी कुछ कॉजेस रहती है, जैसे कि फीमेल में डिस्पैरोनिया रहता है। हम्म। डिस्पैरोनिया मतलब रिलेशंस रखने में तकलीफ हो जाती है किसी हम्म। किसी को। कभी कभी वो सर्वाइकल कॉज जैसे बताया वो रहता है, या फिर कुछ सर्वाइकल लेवल पे कुछ एबनॉर्मेलिटी है, या फिर स्पर्म काउंट कम रहा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं, उसको प्रॉपर वॉश करते हैं, उसमें से बेटर क्वालिटी स्पर्म बाहर निकाल के फिर वो जो क्वालिटी स्पर्म है, अच्छे क्वालिटी स्पर्म फीमेल के यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। अच्छा। ओके, दैट इज आईयूआई, आईयू। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ओके। यस सर मैम हमने आईयूएफ तो बताया, लेकिन हाँ एक और चीज चलती है जो टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसेस चलता है, जो यस कि यस काफी ज्यादा अभी ट्रेंड में, और मैं देख पा रहा हूँ कि आए रास्ते पे हर थोड़े देर पे मुझे एक अस्पताल दिखता है जो बताता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी यहाँ पे हो सकता है करके। यस यस सो यस वो बेसिकली कंसेप्ट क्या है, कि कोई ऐसा ट्यूब के अंदर बेबी होता है, क्या होता क्या है नो उसके नो, अंदर? एक्चुअली आईवीएफ मतलब क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके। इन विट्रो मतलब लैब के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक अच्छा। है, तो उसमें हस्बैंड का स्पर्म हम्म। और वाइफ का एग एग। ऐसा प्रॉपरली लैब में उसको एक एम्ब्रियो लेवल तक डेवलप किया जाता है, एक अच्छा। प्रॉपर टेम्परेचर पे, और प्रॉपर जो सब इन्वायरमेंट जैसा लगता है हाँ। उसको एम्ब्रियो फॉर्म तक डेवलप करते हैं। उसके बाद वो एम्ब्रियो यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, दैट इज एम्ब्रियो ओ। ट्रांसफर। अच्छा। उसके बाद उसका जो ग्रोइंग है उसको प्रॉपर हार्मोनल सीड जो इंजेक्शन देके उसको फिर ग्रो किया जाता ओके है। ओके। तो और हाँ जी, तो इसमें हाँ मतलब ये है कि प्रोसेस पहले बाहर होगी, यस फिर उसको बाद में घर पे रखा जाएगा। यस यस, ओके, उसको और एक फिर प्रॉपर बाकी की लेवल तक प्रोसेस बना के उसको फिर अच्छा हाँ अंदर रखा जाएगा, और उसके बाद में फिर वो वहां पर उसके 9 मंथ वहां वो यस कंप्लीट करेगा। राइट ओके राइट राइट ओके। इसमें यस कुछ और डिटेलिंग होती है? यस, कैसा रहता है, बहुत बार अभी हम लोगों ने जैसे देखा कि बहुत से जो फीमेल्स है उनका एज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हम्म। तो एक ऑप्शन रहता है एग फ्रीजिंग का। ओके। तो एग फ्रीजिंग ये ऐसे टेक्निक है कि फीमेल अगर उसके 20-30s में उसका अभी एग क्वालिटी अच्छी है, तो उसका एग रिट्राइवल करके हम्म। उसको फ्रीज किया जाता है। ओके। और जब उसको लगता है कि अभी मुझे प्रेगनेंसी प्लान करनी है आफ्टर 4 ईयर 5 ईयर्स, तब उसके एग जो अच्छे क्वालिटी के एग है वो निकाल के फिर उसका आईवीएफ के लिए भी यूज कर सकते हैं, है ना, ओके दैट इज एग फ्रीजिंग। तो ये ओके। भी अभी टेक्निक्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ अभी लोगों का एज बढ़ रहा है, तो एक ये टेक्निक यूज तो करके ये पहले ही ये मतलब अपने 27-28 के एज में जो यस आपके वो जो हाँ एग्स हो रहे हैं हाँ उसी को पहले ही फ्रिज में पहले डीप फ्रीज फ्रीज कर लो? हाँ यस एग ओके, फ्रीजिंग तो करके उसकी फिर लाइफ रहती है मैम उसी की? हाँ यस यस, उसको प्रॉपर वैसे उस हम्म। मेंटेन में उसको रखा जाता है। ओके। तो ये एग फ्रीजिंग है, और बहुत बार ऐसा होता है कि हस्बैंड में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, स्पर्म ही बनते नहीं, तो तभी भी आईवीएफ विल बी गुड ऑप्शन। वाह, ये यस तो काफी कुछ मतलब क्लोनिंग वाली प्रोसेस लगती है हमें एक तरीके से यस ये, यस यस साइंटिफिक वे में अगर हम लोग मूवी की तरीके से देखें तो। मेरा एक दोस्त है, उसने वो एक एमआर था, तो उसकी लाइफ में उसने पहली बार में जब उसने अटेम्प्ट किया तो उन्होंने डिसाइड किया कि किसी वजह से हम लोग अभी नहीं करेंगे आगे, तो उस यस टाइम पे उन्होंने अबॉर्ट कर दिया इनिशियल मंथ में ही, एंड ओके दे थॉट कि ओके थोड़ा एंजॉय करते हैं उसके बाद करेंगे। हम्म अब उसके बाद में वो 2 साल 3 साल बाद कर रहे, तो उन्हें हो नहीं रहा। यस उसने फिर ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट लेने के बाद में उसने मुझे एक ही चीज कही। मेरी शादी हो रही थी उस टाइम पे, उसने मुझे कहा कि राहुल मैं एमआर था करके लिए, मैंने दवाइयों का ट्रीटमेंट संभाल पाया या फिर यस मैं जुगाड़ कर पाया
हम्म। तो क्या ये दवाइयाँ या ट्रीटमेंट काफी कॉस्टली होती है? यस, अगर हाँ कुछ इंजेक्टेबल रहते हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। हार्मोन्स की कुछ इंजेक्शन है वो बहुत ऑलमोस्ट कॉस्टली रहती है। हम्म। तो उसकी वजह से इंजेक्शन का कॉस्ट बढ़ने की वजह से बाकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा उससे बढ़ जाता है। ओके। बाकी मेडिसिन का एवरेज रहता है, लेकिन वो जो हार्मोन्स की जो इंजेक्शन रहते हैं ना, जो स्पेशली आईवीएफ के लिए यूज किया जाता है, वो हम्म। ज्यादा कॉस्टली जाती है। ओके, तो ये जो यस। प्रोसेस है आईवीएफ की, ये सारी यस। ट्रीट जो इनफर्टिलिटी की इश्यूज या ट्रीट गूंज रहे यस। वो उन्हें ये दिमागी तौर पे तैयार रहना होगा कि पैसे काफी लगने वाले हैं। यस। यस, थोड़ा कॉस्टली जाता ही है। यस। ओके। ओके, तो जनरली क्या होता होगा मैम? आईवीएफ का 1 से 1.5 लाख एक साइकिल का जाता है। हम्म। यस। अगर हम लोग मेडिसिनल ट्रीटमेंट में जाते हैं तो फिर वो कम रेंज में हो सकता है। ओके। यस। ओके, तो अगर मेडिसिन लेवल पे हो गया तो ठीक है। हाँ। यस। अदर देन दैट। यस। ओके। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अभी मैम जो यंग जनरेशन है, यस। स्पेशली वो जो शादी को डिले करती है, मेन फीमेल दोनों, यस। दोनों के दोनों अब इंडिपेंडेंट होना चाहते, कमाना चाहते, घूमना चाहते दुनिया, फिर बाद में कुछ करने का वो लोग प्लान करते हैं। तो उनको लेके इनकी जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो जर्नी है, उसको लेके फिर आप क्या सजेशन देना चाहोगे उन लोगों के लिए बेसिकली? अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि आइडियली एज हमारा जो मैरिज का है वो आइडियल एज होना चाहिए, है ना। हम्म। 20 और 30 के बीच में जो हम्म। ऐसा अगर नहीं हो रहा है कुछ कारण से, तो जो प्रेगनेंसी डिलेड का जो पीरियड है वो ज्यादा बहुत ज्यादा डिलेड नहीं करना चाहिए। हम्म। अगर फिर भी ऐसा हो रहा है कि आपको डिले करना ही है, तो आपका जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है वो करके उसके बाद ही आप डिलीट करने का डिसीजन लेना चाहिए। हम्म। जैसे फीमेल में एएमएच लेवल है या मेल में जो फैक्टर्स है, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके आप डिसाइड करो कि आपको सच में डिले करना है या नहीं। हम्म। अगर सब ओके है तो आप कितने साल रुक सकते हैं, इसके लिए आप अपने गायनी का या फिर डॉक्टर का कंसल्ट लेके फिर उसको डिले कर दिए। ओके। यस। मैम, क्योंकि आज के समय में ये भी एक थॉट प्रोसेस है कि नहीं, बच्चा पैदा करूंगा या करूंगी तो जिम्मेदारियों में फंस जाओगी, और ये चीजों से भागने की कोशिश करते हैं लोग कि यस। मे बी दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि नेचर ही है ये, प्रोड्यूस करना और आगे बढ़ते रहना। ये तो साइकिल है, इससे हमें भाग नहीं सकते, और उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बनती है कि लेडीज को बनाया वैसा गया है, मेल को बनाया वैसा गया है, वो उनको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहिए। तो इस साइकोलॉजी को तोड़ने के लिए आप लोग कुछ करने की सोचते हैं या फिर बात करते हैं ऐसे यंगस्टर्स के साथ कि ठीक है, डोंट रन विद दिस? यस, एक्चुअली ये पर्सनल डिसीजन होगा उनको रखना है या नहीं। हम्म। पर आइडियली अभी हम लोग अपने सोसाइटी के हिसाब से अगर देखते हैं तो एटलीस्ट 1 चाइल्ड तो हम्म। फ्यूचर जो की है उनका, हाँ। उनको प्लान करने के लिए अभी तो 1 चाइल्ड मोस्ट ऑफ वन एक ही चाइल्ड रखते हैं, हाँ। तो इट्स पर्सनल डिसीजन कि उनको क्या करना है आगे। ओके। यस। ओके, क्योंकि कईयों का ऐसा होता है कि बच्चा क्यों चाहिए, हाँ। मतलब यस। कई यस। लोग यस। ऐसे भी होते हैं कि नहीं, मतलब क्यों मुझे इस साइकिल में फंसना है, क्या हम्म। होगा इस चीज से। यस। ये यस। ये कॉल भी आजकल लोग लेने लगे हैं। बराबर। और इसमें मैम एक और चीज होगी कि जो खान पान है, जो रहन सहन है, वो यस। काफी ज्यादा बदल गया है। यस। आजकल जॉब सिटिंग वाले हो गए हैं, पहले के लोग वो मेहनत करते थे, तो ये सब चीजों से आपको इस फर्टिलिटी पे असर होता दिखता है? यस। यस, डेफिनेटली इसका बहुत अभी जो रिसेंट जो सारी जो इनफर्टिलिटी बढ़ रहा है उसका मेन रीजन यही है। अच्छा। हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज हो गया, स्ट्रेस लेवल हो गया, कंटिन्यू सिटिंग वर्क, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उसकी वजह से पीसीओडी, पीसीओएस, मोबाइल से जो ब्लू रेज आते हैं वो भी हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा। और उसकी वजह से हमारा जो लाइफस्टाइल है, आजकल फास्ट फूड बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, हम्म। पिज्जा बर्गर ओवन, हम्म। तो उसकी वजह से भी हमारे हार्मोन्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। ओके। और स्ट्रेस लेवल, एक एक बोला है कि सौमनस्य गर्भ जनना नाम करके, हम्म। सौमनस्य मतलब हमारा मेंटल लेवल अगर अच्छा होगा तो आपका जो गर्भ है, जो प्रेगनेंसी वो अच्छी रहेगी। अच्छा। तो जो मेंटल कॉज है ये बहुत ज्यादा आज के लेवल पे दिख रहा है। हम्म। तो अगर वो आपका पीसफुल माइंड होना भी उतना ही जरूरी है, तो इसके लिए मेडिटेशन, हम्म। योगा, हम्म। आपका लाइफस्टाइल बैलेंस रखना, डाइट में भी एक हेल्दी डाइट लेना, उसमें भी विटामिन ई रिच अगर डाइट आप ले रहे तो वो हाँ। फर्टिलिटी के लिए अच्छा रहता ओके। है ना। स्प्राउट्स लेना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए, प्रोटीन अच्छा लेना चाहिए। हम्म। तो ये सब चीजें आपने डाइट में इंक्लूड किए, रेगुलर एक्सरसाइज किए, तो इसका इफेक्ट आपको दिखेगा। ऑटोमेटिक दिखेगा। यस। तो राइट। कभी कोई अगर प्रेगनेंसी प्लान करना चाहता है तो यस। उसने कितने दिन पहले से क्या बेसिक सजेशंस आप देना चाहेंगे? यस। यस, एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें प्री कंसेप्शनल केयर बोलते हैं, मतलब हम्म। प्रेगनेंसी रहने के पहले हमको क्या केयर लेनी जी चाहिए जी। ना। तो जनरली कपल्स जिनको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, उनको एटलीस्ट बेसिक 3 महीने पहले फॉलिक एसिड की टैबलेट्स चालू कर देना चाहिए ना। ठीक है। फॉलिक एसिड से क्या होगा, आपका जो प्रेगनेंसी आने वाली प्रेगनेंसी है उसमें बेबी में जो कि न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट होता है, तो वो उसका परसेंटेज कम हो जाएगा। हम्म। क्रोमोसोमल लेवल पे जो भी डिफॉर्मिटीज है
वो कम हो जाएगी। ओके। ओके, तो फॉलिक एसिड रिच डाइट और फॉलिक एसिड की टैबलेट 5 mg की वो एटलीस्ट डेली वंस अ डे लेनी खाना चाहिए, है चाहिए। ना। ओके। उसके बाद आपका वेट मेंटेन होना चाहिए, आपको अगर प्रेगनेंसी प्लान करना है, डेली वेट मेंटेन करना, डेली एक्सरसाइज, आपका डाइट हेल्दी होना चाहिए। ओके। ओके, और आपको प्रेगनेंसी रखना है तो जो ओव्यूलेशन पीरियड, आपके जो फर्टाइल पीरियड है उसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि बराबर। आपका फर्टाइल पीरियड कब आता है। तो मोस्टली अगर आपकी साइकिल, फीमेल की साइकिल अगर रेगुलर आ रही होगी तो मिड साइकिल में 13-14 ये जो पीरियड है ओव्यूलेशन के, उस टाइम पे आपको इंटरकोर्स रखना है। तो ये जो बेसिक चीजें आपने जरा किया तो वो अगर प्रेगनेंसी भी उससे अच्छी रहेगी। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, मेल फीमेल यस दोनों यस के यस, केसेस दोनों में। के लिए। और यस, मेल के लिए स्मोकिंग, अल्कोहल, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट स्पर्म काउंट पे होता है। ओके तो स्मोकिंग और अल्कोहल या फिर टोबैको ये क्विट करना बहुत जरूरी ओके ओके। मैंने है। बीच यस में मैं एक हॉस्पिटल में था, उस दौरान एक व्यक्ति आता है, वो काफी ज्यादा खर्रा गुटखा और ये सब चीजें खाता है। यस। तो उसको डॉक्टर, मैं क्योंकि मेरा नंबर उसके बाद आने वाला था, तो डॉक्टर, मैं सुना उसको कि डॉक्टर उसे कहते हैं कि बच्चे पैदा नहीं होंगे तेरे से। तो ये कहाँ तक सच होता है इस चीज में लेके? ये क्या गुटखे और ये सब चीजें बहुत यस असर करते हैं यस इससे? यस, बहुत ज्यादा। जो स्मोकिंग है, टोबैको है, उसका बहुत ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट स्पर्म काउंट पे होता है ना। हम्म तो अगर स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल ये चीज अगर छोड़ दिए तो हम्म। उसका अच्छा इफेक्ट आपको स्पर्म काउंट पे दिखेगा। ओके। और स्पर्म काउंट अच्छे रहे तो फिर इधर आउटपुट आपका प्रेगनेंसी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। यस। एक और चीज मेरे रिसेंट में मेरे दोस्त के साथ भी हुई थी मैम, कि वो, उसका जॉब काफी ज्यादा बाइक चलाने का, ट्रैवलिंग का है, तो वो यस हमेशा बाइक पे ही होता था। यस मतलब वो इस शहर से उस शहर 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर बाइक पे रोज आना जाना वो करता है। उसने भी अटेम्प्ट किया तो उसे भी इस तरीके की चीजें फेस करने को आई। यस। तो उसे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप कम से कम 2 महीने अब गाड़ी नहीं राइट बैठेंगे। राइट राइट, तो हाँ। इस तरीके का क्या व्हीकल ड्राइविंग और ये सब भी यस इफेक्ट करता एग्जैक्टली, क्या होता है हमारा जो स्क्रोटल है? टेम्परेचर रहता है ना, तो वो जो टेम्परेचर है वो कम रहना ओके। चाहिए। जब अपन बाइक या फिर कंटिन्यूस ड्राइविंग करके, तो उसकी वजह से जो स्क्रोटल टेम्परेचर रहता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ने की वजह जो स्पर्म है वो हमारे कम हो जाते हैं ना। ओके। तो स्पर्म पे इफेक्ट होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ हम लोग जब पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो इसलिए पूछते हैं कि हीट एक्सपोजर है क्या। हाँ। कभी कभी पेशेंट कोल माइंस में काम करते जी। हैं, है ना, या फिर ट्रक ड्राइवर रहते ड्राइवर हैं। होते हैं। तो इस कंडीशन में उसका इफेक्ट फिर इधर स्पर्म काउंट में दिख जाता है। ओके ओके। तो यस एक्सेस हीट से यस ओके, आपके अंडकोश पे असर होता है यस और राइट, उसकी वजह से आपके स्पर्म पे स्पर्म असर पे होता है। होता ओके। है। राइट तो ओके, यही था शायद, इस वजह से उसे मना किया गया था कि 2 महीने आप गाड़ी नहीं चलाओगे। राइट बहुत राइट। बढ़िया। अब मैम इसमें फीमेल को हमेशा दोष दिया जाता है कि नहीं, आदमी तो ईगो वाला है और उसको बोला जाता है कि नहीं, मेरे में कोई गलती नहीं है, फीमेल को ही हमेशा दोष देते हैं। तो फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से लड़कियों के लिए क्या सजेशंस आपके होते हैं कि बिफोर प्रेगनेंसी ये चीजें करिए? बिफोर प्रेगनेंसी अभी हम लोग देखते कॉलेज गोइंग, अभी मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं मोस्टली 80% पेशेंट की कंप्लेंट रहती है पीरियड्स इरेगुलर है ओके। या फिर स्कैंटी फ्लो जा रहा है। हाँ। तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो पीसीओडी की तरफ जाते हैं। ओके। तो उसका रीजन है हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, जो प्री मैराइटल जो मोस्ट ऑफ दिखते हैं उनका कभी कभी वेट गेन, या फिर अभी जो लाइफस्टाइल है ना, तो पिज्जा बर्गर उसका कंजम्पशन, उससे वजह से वेट गेन, और बाकी फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ना, तो उसके वजह से भी इसका इफेक्ट फिर फ्यूचर में सब दिख जाता है। ओके ओके। यस यस इसमें मैम सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नींद का कितना असर होता है इसमें? यस यस, डेफिनेटली नींद होना बहुत जरूरी है। हाँ। अगर हमारी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है तो उसकी वजह से मेंटल डिस्टरबेंस और उसकी वजह से फिर हार्मोनल इम्बैलेंस सब चीजें दिखी जाती है। तो ओके प्रॉपर नींद होना बहुत जरूरी ओके ओके। है। यस जाते जाते मैम, अगर कोई कोई पॉइंट आप किसी ऐसे पेरेंट्स को, अगर वो जो पेरेंट्स यहाँ सुन रहे हैं और जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, तो वो आप तक कैसे पहुंचे, पहली चीज तो। दूसरी यस, चीज कि उन्हें किस चीजों पे ध्यान देना चाहिए? अगर कोई भी कपल प्लान कर रहा है प्रेगनेंसी के लिए तो सबसे पहले अगर आपको ट्राई कर रहे हो नेचुरली फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रही तो फिर आपको उसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करके जो भी उसका कॉज है वो रूल आउट करके अगर प्रॉपर आपने ट्रीटमेंट ली तो आप लोग प्रेगनेंसी रह भी सकती है ना। ओके। तो उसके लिए आपको प्रॉपर कंसल्ट लेने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो जीवांकुर फर्टिलिटी सेंटर है, वाठोड़ा रोड, नागपुर पे। ओके तो यू कैन कंसल्ट देयर। ओके कि कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके मैम। तो ऐसा कोई नंबर है मैम जिसके तहत लोग आपसे कनेक्ट कर पाए? यस श्योर, मेरा नंबर है 9867718843।
ओके ओके। Yes. सो बहुत बहुत थैंक यू मैम, जो आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल हमें बताई लाइफस्टाइल को लेके और इनफर्टिलिटी को लेके। काफ़ी लोग उससे जूझ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट के बाद में काफ़ी लोगों को एक लाइट मिलेगी, एक होप मिलेगी कि वो भी पेरेंट्स बन सकते हैं, एंड आने वाले समय में आप तक वो लोग पहुंचेंगे। एंड आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you थैंक यू। so थैंक much. यू।